देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि वेव क्या होता है, ठीक है। मैं बहुत सिंपल तरीके से तुमको समझाने वाला हूँ कि वेव क्या होता है। मतलब कोई बुक की डेफिनेशन नहीं होगी, है ना। बहुत सिंपल तरीके से तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि वेव आखिर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, वेव इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरीके से अकर हो रही है, मतलब किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, या किस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, मतलब ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल इज़ नथिंग मतलब किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये समझ लेते हैं ना। तो उसके रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ना वेव से डिफाइन कर पाते हैं। तो बस वही वेव है। तो वेव इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही होती हैं कि पहले तो वो जीरो हैं, फिर उनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ के एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, और फिर वहाँ से घटना चालू हो जाती है, और घट के फिर जीरो पॉइंट पे पहुंच जाती है, फिर दोबारा से बढ़ना चालू करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो और फिर बढ़ती जाती है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, फिर घटना चालू कर जाती है। तो ये उस क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है, किस तरीके से ही वो प्रोड्यूस हो रही है ना। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, उस चीज़ को हम एक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल क्या है इसके, जैसे कि मान लो कोई वोल्टेज है ना। तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेव का यूज करते हैं। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको एक उसी का आइडिया देता हूँ। जैसे एक मान लो कोई जनरेटर है, तो जनरेटर किस तरीके से बनता है, जैसे ये है ना। ये एक हमने एक परमानेंट मैग्नेट बना दी है, और ये एक दूसरी, ठीक है। इसके बीच में हमने एक रोटर रख दिया है। रोटर मतलब कोई भी जो घूमने वाला है। यहाँ हमने माना है कि ये एन है और ये क्या है, एस पोल है। तो हमें पता है यहाँ से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं, तो एन से एस की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब होता क्या है कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता है, कोई भी कंडक्टर अगर काटता है, तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये जो मैंने गोल गोल रोटर बनाया है, इसको तुम ऐसे समझो, लाइक इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉयल है ना। ये है, इसी को हमने बीच में ऐसे घुसा दिया है, ठीक है। ऐसे ब्लैक कलर का बना देता है, ये हमने घुसा रखा है। तो जब वो इस तरीके से है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलाइंड है, या हम बोल सकते हैं पैरेलल है, तो उस समय पर वोल्टेज बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है। क्योंकि एक्चुअल में जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो E बराबर बी एल वी साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा तो थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा जितना कम होगा उतना ही वोल्टेज नहीं होगा, मतलब कम प्रोड्यूस होगा। अब हमें पता है कि साइन अगर जीरो रखेंगे, साइन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो, है ना। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो कंडक्टर रखा है बीच में, है ना, ये जो कंडक्टर रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में 0 डिग्री एंगल बना रहा होता है, तो जीरो प्रोड्यूस होगा क्या, ईएमएफ या वोल्टेज, ठीक है ना। अगर मान लो साइन 30 कर देता है, हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी जीरो होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 0.707 होती है ना। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो साइन 90 की होती है, और वो कितनी होती है, 1। मतलब अगर साइन में किसी भी वैल्यू सबसे बड़ी कितनी होती है, वो 1 होती है, जो कि 90 डिग्री पे आती है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कंडक्टर इस तरीके से होगा, मतलब ऐसे ऊपर मैंने बना दिया, मतलब कंडक्टर इस तरीके से होगा, तो उस समय पर ये देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है कंडक्टर, तो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस समय पे सबसे ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी या चेंज होंगी, तो उतना ही ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। अभी बताओ, यहाँ से एन से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसको सबसे ज़्यादा कोई कट कब कर पाएगा, जब उसको बिल्कुल सामने आ जाए, मतलब 90 डिग्री पे आ जाए, तो सबसे ज़्यादा कट हो रहा होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं समझना है, हमें क्या समझना है कि जब बिल्कुल पैरेलल था, है ना, जब इस तरीके से पैरेलल था तब जीरो था। जैसे जैसे एंगल थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, थोड़ी सी वैल्यू ईएमएफ की बढ़ी। फिर हमने देखा इस जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया, तो थोड़ा सा बढ़ा। जब 90 पे आ गया तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गई। अब फिर इधर हुआ, तो हमने क्या देखा कि वैल्यू तो आई, लेकिन अब वो
अलग डायरेक्शन में आ गई पहले के कंपेयर में, है ना, डायरेक्शन बदल गई, पहले ऐसे था अभी ऐसे हो रहा है ना। तो वोल्टेज तो प्रोड्यूस अभी भी हो रहा है लेकिन अब उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, फिर थोड़ा सा वोल्टेज कम हुआ, फिर थोड़ा सा वोल्टेज और कम हुआ, और फिर ऐसे जब दोबारा से कंडक्टर आ जाएगा तो वोल्टेज फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि एंगल जीरो हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि वोल्टेज जब भी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बीच में जब रोटर घूम रहा होता है तो वोल्टेज ऐसे प्रोड्यूस होता है कि पहले जीरो है, फिर थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, और फिर एक टाइम पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, फिर वहाँ से घटना चालू हो जाती है, और घटते घटते फिर वो उल्टी डायरेक्शन में भी पहुंच जाती है ना। तो जब वो डायरेक्शन बदल जाती है तो उस चीज़, अब ये जो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम पे पहुंच रही है, फिर घट रही है वापस से, फिर डायरेक्शन भी बदल जा रही है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग वेव को यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल साउंड वेव भी काम कर रही होती है। साउंड वेव को वैसे तो 9th का टॉपिक है तो समझ आता होगा तुम्हें थोड़ा बहुत। उसमें क्या होता है कि जैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं ना, तो वाइब्रेशंस पहले क्या है कि जैसे हमने कोई चीज़ किसी से टकराई है ना, तो जब कोई टकराती है तो टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो आगे की तरफ मूव करते हैं, धक्का देते हैं, तो जहाँ पे वो वाइब्रेशन धक्का देते हैं ना, तो जैसे अब समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने कोई चीज़ मारी तो ये इसको हमने ऐसे करके पीछे खींचा और ये वापस जाएगा, है ना, मतलब पीछे ऐसे खींचेंगे इसको, इस जगह पे आएगा, पीछे जब वापस आएगा तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो टकराएंगे इस बॉडी से, है ना, टकराएंगे, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स आगे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, तो जिस जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे फिर क्या होगा कि पीछे के पार्टिकल्स तो गायब हो गए क्योंकि ये पार्टिकल्स तो यहाँ पहुँच गए। अब ये मैं कभी क्लास में आगे समझा दूंगा, तो मैं ऐसे तुम ज़्यादा मतलब समझो मत, इसे छोड़ो, ठीक है। तो मतलब साउंड वेव भी है, साउंड वेव जो होती है वो भी इसी तरीके से काम कर रही होती है, ठीक है। तो वेव इसमें हमें क्या समझ में आया कि जैसे कोई भी वैल्यू है वो इस तरीके से यहाँ से 0 पॉइंट पे होगी, फिर बढ़ना चालू होगी और एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेगी, फिर यहाँ से घटना चालू करेगी और 0 पॉइंट पे पहुँचेगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चालू हो जाएगी बढ़ना और पीक तक पहुँचेगी, फिर घटना चालू हो जाएगी, फिर 0 पॉइंट पे पहुँचेगी, फिर बढ़ेगी, फिर पॉजिटिव पॉइंट, इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है ना। तो यही वेव है। वेव क्या हमें समझ आया कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऐसी क्वांटिटी जो कि हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पे बदलती रहती है, उन वैल्यू के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया। ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल होती है, हर इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे बदलती रहती है और किसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम पहुंचती है, वापस से जीरो आती है, फिर डायरेक्शन बदल जाती है और फिर घटती है। मतलब ये जो चलता रहता है ना, हर इंस्टेंट पे अगर कोई वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेव का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वेव होती है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग वेव समझते हैं कि वेव में कुछ टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखो, फ्रीक्वेंसी तो जैसे तुमने बताया कि तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो, हम ये जो पूरी तुमको देख रही है ये वेव फॉर्म है, ठीक है ना, ये वेव फॉर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है एक साइकिल, या इसको हम वेव भी बोल सकते हैं। मतलब इस 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है और वापस से मैक्सिमम वैल्यू 0 और फिर नेगेटिव वैल्यू और फिर वापस से 0। तो यहाँ से यहाँ तक की इसको हम एक साइकिल बोलते हैं ना, या एक वेव बोलते हैं, याद रखना। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स, इस तरीके की साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ आएगी। मतलब 1 सेकंड में, मान लो यहाँ तक 1 सेकंड में चली है, तो देखो कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 2 3 और 4। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज है। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1 सेकंड में कंप्लीटेड ऑफ द नंबर साइकिल, सॉरी 1 सेकंड में कंप्लीटेड नंबर ऑफ द साइकिल जो होती हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड जैसे इसका उल्टा है। मतलब ये वो वाली चीज़ है कि मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि 10 रुपये में 20 टॉफ़ी आती हैं, ठीक है ना। 10 रुपये में 20 टॉफ़ी आती हैं, तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की आएगी, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, ठीक है। तो वही वाली कहानी यहाँ पर है कि अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड में 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो एक फ्रीक्वेंसी का टाइम कितना होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हर्ट्ज है, ठीक है ना, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 4 सेकंड लग रहा है। इसके बाद में, अरे सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि 1 सेकंड लग रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ द साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड है ना, वही तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि एक साइकिल को टाइम कितना लग रहा है। अब टोटल कितनी, 4 साइकिल हो रखी हैं, तो एक साइकिल को कितना टाइम लग रहा होगा, 1/4, मतलब 1/4 सेकंड। और 1/4 सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.25 सेकंड, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा हुआ समय। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि 1/f किया हमने जैसी, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया। बात समझ में आई? नहीं आई होगी, दोबारा समझाता हूँ आगे। देखो इसको हटा देते हैं। ये हमने एक वेव बनाई है, ठीक है, इसमें मैं ना बहुत सारी साइकिल्स बना देता हूँ, 8 बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साइकिल्स कंप्लीट कर दी है ना। और ये 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? 1 सेकंड में कंप्लीट कितनी साइकिल हो रही? 8, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तुम्हारी? फ्रीक्वेंसी हो गई है 8 हर्ट्ज़। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। 1 सेकंड में नंबर ऑफ द साइकिल्स कंप्लीटेड, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। अब मैं अगर बोलूँ कि एक साइकिल को कितना समय लगा होगा, एक साइकिल को, है ना, तो तुम क्या करोगी? 1 सेकंड को 8 बार, 8 टुकड़े में बांट दोगी, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं 1/8, 1/8, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी समय लगा होगा 1/8, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1/8, ऐसे करके हम जोड़ देंगे तो टोटल 1 सेकंड आ जाएगा। इतनी बात समझ आएगी? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड होता है, है ना, टाइम पीरियड जो होता है वो 1/f के बराबर होता है। मतलब कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही दोनों अपोजिट हैं कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स और 1 साइकिल में लगा समय, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 साइकिल में लगा हुआ समय, जो कि 1 सेकंड से तो बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी लाइक फ्रीक्वेंसी जो है 1 हर्ट्ज़ तो नहीं होती है ना। अगर मतलब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ होती तो टाइम पीरियड भी 1 ही होता, क्योंकि एक साइकिल में कंप्लीट, मतलब सॉरी, 1 सेकंड में अगर मैं बोलूँ 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब कि 1 सेकंड में एक साइकिल ही कंप्लीट हुई है। और टाइम पीरियड एक साइकिल में कितना लगा? 1 सेकंड लगा, तो वो एक ही बात है। तो उसमें, उस कंडीशन में जो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 हर्ट्ज़ जब फ्रीक्वेंसी होती है उस समय पे टाइम पीरियड भी 1 सेकंड होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि वेव क्या होता है, सॉरी वेव लेंथ क्या होता है, जो कि तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक तो सब बकवास थी, तुम्हारा क्वेश्चन तो वेव फॉर्म ही था, सॉरी वेव लेंथ था। तो वो समझाता हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो वेव लेंथ का मतलब क्या होता है कि एक वेव जो होती है, एक वेव मतलब, या एक साइकिल बोलो, है ना, एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग एक्चुअल में वेव लेंथ बोलते हैं। या तुम बोल सकती हो कि एक वेव जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक वेव को कितनी डिस्टेंस में वो कवर हो पा रही है उसको हम लोग वेव लेंथ बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? एक जो वेव होती है वो कितनी डिस्टेंस में जाके कवर हो पा रही है उसको हम लोग वेव लेंथ बोल देते हैं। अच्छा, इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वेव लेंथ है ना, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है इसको भी वेव लेंथ कहेंगे। ठीक है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है इसको भी हम क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे। किसी को वेव लेंथ बोल सकती हो, है ना। मतलब इसको हम बोलते हैं हाफ साइकिल। ठीक है, इसको भी हाफ साइकिल बोलते हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की डिस्टेंस और एक नेगेटिव हाफ साइकिल की डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ दो, उसको ही हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना, अब जैसे बुक्स में अगर पढ़ोगी तो वेव जो है ना वो डायरेक्ट पता है ऐसे नहीं दे रखी होती है। उसमें क्या दे रखा होता है कि एक क्रस्ट, ये इसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट मतलब चोटी, मतलब पीक। ठीक है ना, तो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है ना, तो दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। अब एक ही बात है, तुम देख लेना, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 1 मीटर, सॉरी 2 मीटर मानते हैं, दोबारा से बताता हूँ ना। यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक कितनी मानते हैं? 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेके 2 मीटर होती नहीं, 2 मीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, क्योंकि वेव में 2 मीटर नहीं, माइक्रो, मतलब माइक्रो भी छोड़ो, एंगस्ट्रॉन्ग में आती है। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 लगा देते हैं ना, तब इतनी छोटी वैल्यू आती है। तो 2 मीटर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। तो लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो देखो यहाँ तक की डिस्टेंस अगर बात करें तो यहाँ तक की कितनी होगी? पूरी कितनी थी? 2 मीटर थी। अब मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो ये 1 मीटर होगी। यहाँ तक की अभी बताया मैंने कितनी है? 2 मीटर है।
और यहाँ तक की कितनी होगी 1 मीटर होगी। तो देखो 1 2 और 1 टोटल यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, मतलब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4 हो गई। बात समझ में आ गई। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1। ठीक है, इसे समझा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई 1 हो गई। अच्छा अब ये जो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो 4 ही बता रहा था ना, 2 2 4 है ना, ये भी 4 हो रही है। लेकिन हम जब 2 क्रस्ट के बीच में निकाल रहे हैं तो वो भी 4 ही निकल रही है। तो मतलब ये ऊपर क्रस्ट करके हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट ये समझो कि वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द वन साइकिल। मतलब कि एक साइकिल कितनी दूरी में जाके कंप्लीट होती है, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जैसे ये वेव बनी हुई है ना, इस ऊपर वाली वेव को हम गायब कर देते हैं तो मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अब इसी के बिल्कुल पैरेलल में हम लोग एक वेव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये एक नीचे वेव बनी हुई जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड है, इतनी बात समझ लेना। ठीक है, हमें पता नहीं है 1 सेकंड यहाँ तक है, तब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे कि 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल, यानी कि 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है नीचे वाली वेव की। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको तो हम गायब कर देते हैं। ओके, अब ऊपर वाले में देखो मैं ना अलग से वेव बनाऊंगा। कितनी 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये टाइम लगभग इसको भी कितना लग रहा है, मतलब लगभग क्या एग्जैक्ट 1 सेकंड लग रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी हो गई। देखो गिनो फ्रीक्वेंसी, ये 1 साइकिल 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 10 हर्ट्ज हो गई ऊपर वाले की। ठीक है ना, जो मैंने बनाई है वेव, और नीचे वाले की कितनी थी 4 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में ऊपर वाली जो वेव फॉर्म है उसमें 10 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, और नीचे वाली जो वेव फॉर्म है उसमें 1 सेकंड में 4 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। तो अब इससे हम लोग वेव लेंथ का क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, वेव लेंथ का क्या मतलब होगा कि वेव लेंथ का मतलब होता है एक वेव कितनी दूरी कितनी डिस्टेंस को कवर करती है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में या इतने टाइम में जो है इतनी दूरी कवर कर रही हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। एक साइकिल जो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, क्योंकि पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 4 ही साइकिल कंप्लीट होनी है। और एक साइकिल जब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो डिस्टेंस है कवर करेगी, तब तो जाके केवल 4 ही साइकिल हो पाएंगी। लेकिन जब ऊपर वाली मैंने बनाई है तो उसमें देखो कितनी हो रही है डिस्टेंस कवर, केवल इतनी। ये देखो कितनी हो रही है, इसकी नीचे वाले की केवल हाफ साइकिल के बराबर मेरी पूरी एक वेव कंप्लीट कर पा रही है। तो यहाँ से मैं क्या पता चल गया, यहाँ से मैं ये पता चल गया कि अगर किसी वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हम कर देंगे, अगर किसी वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे तो जो वेव लेंथ है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ द साइकिल्स ज़्यादा हो जाएंगी। जब साइकिल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उनको कंप्रेस पास आना पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा, और जब बहुत पास आना पड़ेगा तो उसके लिए जो डिस्टेंस है, मतलब एक वेव के द्वारा, जैसे ये एक वेव है, इसके द्वारा कंप्लीट की गई जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ द साइकिल्स इतने से टाइम पीरियड के अंदर फिक्स करनी है ज़्यादा, और जब ज़्यादा नंबर ऑफ द साइकिल्स करेंगे तो एक साइकिल के द्वारा जो डिस्टेंस होगी वो कम करनी पड़ेगी, तभी तो ज़्यादा साइकिल आ पाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, तो अब देखो रेड लाइट की अगर हम बात करते हैं तो रेड लाइट जो होती है ना उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा मतलब होने का क्या है कि उसकी जो एक वेव होती है वो बहुत दूर तक चलती है। ठीक है ना, सेकंड पेज कहाँ से है, चलो यहाँ समझते हैं। जैसे मतलब ये रेड लाइट है, तो रेड लाइट का मतलब ये एक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। ये जो डिस्टेंस तय करी है रेड लाइट ने करी है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं वॉयलेट की, ठीक है ना, वॉयलेट क्या करती है, वो यहाँ से यहाँ तक में कवर कर लेती है। तो देखो डिस्टेंस कितनी चली, ये वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ है लैम्डा, और इसकी वेवलेंथ देखना जरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये रेड की है, ये रेड की है। तो रेड हम क्या देख पा रहे हैं
कि बहुत दूर तक जा पाती है। तो मतलब वो जो उसकी एक साइकिल होती है ना वो बहुत दूर तक जा पाती है। इसीलिए हम बोल पाते हैं कि जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से भी जो रेड लाइट है वो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक साइकिल भी बहुत ज़्यादा दूरी तय कर पाती है। ये तुम ऐसे समझ सकती हो कि कोई एक इंसान है जो कदम चलता है, मतलब मैंने बोला कि एक आदमी जो है वो 10 कदम चलता है और एक छोटा सा बच्चा जो है वो 10 कदम चलता है। बताओ कौन ज़्यादा आगे तक पहुँच पाएगा? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो आदमी होगा वो ज़्यादा दूरी तक चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके एक कदम का मतलब ही बहुत ज़्यादा है और जो छोटा बच्चा होगा उसके एक कदम का मतलब बहुत कम होगा। तो ऐसे ही समझो कि कदम ज़्यादा होने का मतलब है एक कदम मतलब एक साइकिल की लेंथ को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, कि मतलब एक साइकिल जो है वो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर पा रही है उसको हम लोग एक वेवलेंथ बोल देते हैं। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोल देते हैं। तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, नंबर, जो वेव नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम में मतलब कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नंबर्स। एक मिनट रुकना, मैं तुम्हारे उसको पढ़ के बता देता हूँ। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द वेव प्रेजेंट इन वन। अच्छा ओके, इसको हम लोग एक सेंटीमीटर, जैसे फ्रिक्वेंसी की हमने बात करी थी वो भी नंबर था। वो क्या था? नंबर था कि एक सेकंड में नंबर कंप्लीटेड नंबर ऑफ द साइकिल। ठीक है ना, लेकिन अगर वेव नंबर की बात करें तो वो एक सेकंड की बात नहीं हो रही होती, वो होती है एक सेंटीमीटर के अंदर। मतलब वो डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं कि एक सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर को हम लोग क्या है कि न्यू बार से डिनोट करते हैं और ये 1/λ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मैंने बोला था ना कि अगर मान लो एक यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, एक मिनट ऐसे समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब मानो कि एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई है और यहीं से लेके यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 वेव कंप्लीट करवा दी मैंने यहाँ तक में। अब एक बात बताओ, वेवलेंथ का मतलब क्या है कि एक साइकिल ने कितनी डिस्टेंस तय करी है। एक साइकिल कोई भी उठा लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लेते हैं ये वाली। तो देखो ये है एक साइकिल की डिस्टेंस और नीचे वाली वेव फॉर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल की डिस्टेंस है। लेकिन ऊपर वाले में वेव नंबर कितना है? ज़्यादा है, 7 है वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 1 सेंटीमीटर माना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ द साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितनी 7 वेव नंबर या वेव कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन नीचे वाली उसमें देख रहे हैं तो केवल 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नीचे वाली में जब नंबर कम है तो वेव लेंथ ज़्यादा है। वेव लेंथ मतलब एक साइकिल कितनी दूरी तक चल रही है। ऊपर वाले में हम क्या देख रहे हैं, जब वेव नंबर ज़्यादा है तो वेव लेंथ कम है। वेव लेंथ मतलब इतनी डिस्टेंस है ना, ये वेव लेंथ हो गई। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो न्यू, इसको हम वेव नंबर बोलते हैं, ये 1/λ के बराबर होता है। जब वेव लेंथ बढ़ जाती है तो नंबर कम हो जाता है। ठीक है ना, और जब नंबर बढ़ जाता है तो फिर वेव लेंथ कम हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये वेव नंबर है। और फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर में थोड़ी सी समानता है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1 सेकंड की बात करते हैं, जबकि वेव नंबर जो है वो डिस्टेंस में बात करते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। इसके बाद में अगर तुमको कुछ भी समझ नहीं आए तो फिर मुझे कॉल कर लेना एक बार। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें वापस से डाउट क्लियर कर दूँगा।